गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। केमिस्ट्री में आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट। फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर या बेसिक चैप्टर अपन बोल सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट, क्योंकि हर चैप्टर में इसका यूज़ होना है। मतलब ये मान लो कि ये हमारी पहली सीडी है फिजिकल केमिस्ट्री में। तो चलो बच्चों देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट में क्या क्या है। मोल कॉन्सेप्ट के हमने 3 पार्ट कर दिए हैं। पहला इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशंस। जब ये टर्म्स एंड डेफिनेशंस क्लियर होंगी तो नेक्स्ट वाला पार्ट हमें ऑटोमेटिक आएगा। केमिकल रिएक्शंस, उससे रिलेटेड बातें अपन करने वाले हैं, और कंसंट्रेशन टर्म्स। इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशंस में अगर बात करें तो सबसे पहली टर्म तो यही है, खुद मोल ही है कि भाई मोल का जो सस्पेंस है उससे पर्दा हटाने वाले हैं अपन कि मोल है क्या चीज़ आखिर। तो अभी उसकी भी बात करेंगे, मोल क्या है, कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। AMU एटॉमिक मास यूनिट एंड U यूनिफाइड मास। एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, ये 4 तो एटॉमिक मास से रिलेटेड टर्म्स हो गई। उसके बाद हम आ रहे हैं मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, एटॉमिसिटी एंड मोलर वॉल्यूम। वाई मैप क्या होगा, इनमें रिलेशन बताएगा, रिलेशन बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। डेंसिटी, MF बोले तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला, परसेंटेज कंपोजिशन। वी विल कवर ऑल दीज टर्म्स। केमिकल रिएक्शंस में अगर बात करते हैं तो फर्स्ट आ जाता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। नाम तुम लोगों ने सुना होगा, मोल एनालिसिस, लिमिटिंग रिएजेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, परसेंटेज यील्ड एंड परसेंटेज प्योरिटी। ये सभी टर्म्स अभी आप लोगों के लिए नई हैं, इसीलिए तो हम चैप्टर पढ़ेंगे। अगर ये पहले से जानते हैं तो चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत ही क्या होती। ऑक्सीडेशन नंबर, रिडॉक्स रिएक्शंस, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस। बट ये एक आइडिया हो जाता है कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम आते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स में। कंसंट्रेशन टर्म्स सॉल्यूशन के लिए होती है मोलरिटी, मोलेलिटी। यहाँ R है, यहाँ L है, मैं इसको कैपिटल M और स्मॉल m बोलूँगा। मोल फ्रैक्शन, स्ट्रेंथ, परसेंटेज कैलकुलेशंस में आता है परसेंटेज W/V एंड परसेंटेज W/W। इसके बाद PPM बोले तो पार्ट पर मिलियन एंड नॉर्मेलिटी। तो जब एक एक करके अपन इनको डिस्कस करेंगे तब इनकी डिटेल्ड स्टडी करेंगे। गॉट इट। चलो बच्चों, तो अपन आई थिंक अब आइडिया हो गया होगा कि कौन सा टॉपिक कब आएगा। तो बताइए अब हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। ये रहा मोल इटसेल्फ। ठीक है, चलो। अच्छा बच्चों देखिए, नोट्स प्रॉपर बनाने हैं, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और साथ के साथ नोट्स बनाते रहो, तभी आपके दिमाग में आएगी ये चीज़ें। तो इन चीज़ों को दिमाग में रोकना है तो हमें नोट्स बनाना है। और नोट्स क्यों बनाना है, क्योंकि उनको बार बार रिवाइज़ करना है। बार बार वीडियो प्ले करके तो देख नहीं सकते हो, तो चीज़ों को दिमाग में रोकना है तो बार बार रिवाइज़ करना है, और रिवाइज़ करना है तो नोट्स बनाने हैं। तो सभी बच्चे एक एक चीज़ को एज इट इज़ लिखते जाएंगे, समझते जाएंगे। पहले समझो, समझने के जस्ट बाद उसको नोट करो, और फिर उसके बाद उसका रिवीजन करो कंटिन्यूअस, तो वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में रुकेगी चीज़ें। चलो, तो आज की हेडिंग डाल लेते हैं अपन मोल। ये लीजिए मोल। तो बच्चों समझने की कोशिश करते हैं कि मोल है क्या चीज़। तो बेटा अननोन टर्म को अपन पहले नॉन टर्म से कनेक्ट करते हैं। जो टर्म्स हम ऑलरेडी जानते हैं पहले उनकी बात करते हैं, फिर देखते हैं ये टर्म कहाँ से आई है। तो आप लोगों को आइडिया होगा कि जैसे पहले हमने काउंटिंग सीखी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। उसके बाद फिर आप लोगों ने देखा होगा कि इस काउंटिंग के साथ में कुछ चीज़ें चिपकने लग गई, लाइक 5 kg, 6 लीटर, 10 न्यूटन, इस तरह का आप लोगों ने देखा होगा। तो इनको अपन क्या बोलते हैं, यूनिट्स। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करना है तो पहले हमें एक सर्टेन क्वांटिटी फिक्स करनी पड़ती है। जैसे मुझे ये लेंथ मेज़र करनी है तो मुझे पहले फिक्स करना पड़ेगा कि भैया इतनी डिस्टेंस को मैं बोलूँगा 1 सेंटीमीटर, तो अब ऑटोमेटिकली मेज़र हो जाएगी ये लाइन। तो आई थिंक वेरी क्लियर हो गया होगा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करना होता है तो हमें क्या चाहिए होती है, यूनिट्स चाहिए होती है। तो जैसे किलोग्राम, लीटर, मिलीग्राम, टन, क्विंटल, ये यूनिट्स होती है। तो क्या ये यूनिट्स होती है क्या जो हम जानते हैं। आई थिंक इतना आइडिया सबको होगा कि हम जो जानते हैं दुनिया में वो ही नहीं होता, उनसे आगे भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो जो यूनिट्स की लिस्ट आप देखते जाओगे तो उसी में बेटा नीचे हमें ये भी मिलेगा 5 मोल,
6 मोल। तो आई थिंक अब थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि मोल क्या है। मोल भी एक टाइप की यूनिट ही है। हाँ, दूसरों से ये थोड़ी अलग है, इसके अंदर जो रहस्य हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं, इन्फॉर्मेशंस थोड़ी ज़्यादा है। फिर आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि इसके आगे भी लिखना पड़ता है 5 kg। व्हाट 5 kg? 5 kg एप्पल है, बनाना है या क्या है? तो आपको आगे लिखना पड़ता है। सिमिलरली 5 मोल क्या है? जस्ट लाइक वाटर, HCl, बुक्स एंड मैनी मोर। तो मोल वर्ड का फर्स्ट लेवल पे जो हमारे दिमाग में हिट करना चाहिए कि भाई ये क्या है, तो इट इज़ नथिंग बट अ टाइप ऑफ यूनिट, जस्ट लाइक ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम। फिर इसमें दूसरी इंफॉर्मेशन क्या होती है? काउंटिंग वाली। जैसे आप लोगों ने सुना होगा डजन, 2 डजन, 3 डजन। तो ये डजन भी तो एक टाइप की यूनिट ही है, लेकिन ये किस चीज़ को बता रहा है? काउंटिंग को। तो डजन मीन्स 12। तो 1 डजन 12 है, तो 2 डजन कितना हो गया? 24। सिमिलरली 3 डजन कितना हो गया? 36। तो जिस तरह से डजन होता है उसी तरह से मोल भी होता है। तो बेटा मोल को मैंने दो चीज़ों से कनेक्ट कर दिया, एक तो अमाउंट भी बताएगा और काउंटिंग भी बताएगा डजन की तरह, इसलिए ये बाकियों से थोड़ा अलग होता है और ख़ास होता है हमारे लिए। हाँ, अब बात आती है कि 1 डजन इक्वल्स टू 12 ही क्यों होता है, 15 क्यों नहीं होता भाई? सोचो, 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम ही क्यों होता है, 100 ग्राम क्यों नहीं होता? लेकिन जब शुरू में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो किसी ने दिमाग नहीं लगाया कि ये 100 क्यों नहीं होता, 1000 ही क्यों होता है। उस टाइम पे हमारे पास इतना दिमाग भी नहीं होता एक्चुअल में, जब हम ये चीज़ पढ़ते हैं तो टीचर ने एक बार बोल दिया, आपने याद कर लिया, दैट्स ऑल। टीचर ने कहा 1 kg 1000 ग्राम होता है, तो आपने एक्सेप्ट कर लिया 1000 ग्राम होता है, नथिंग। बाद में तुमसे कोई पूछता है 1 ग्राम कितने केजी होता है, तो भी आप 1000 बोल देते हो शुरू में। बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर जब आप रियलिटी में फील करते हो कि केजी तो बहुत बड़ा मास होता है, ग्राम तो बहुत छोटा मास होता है, 1 ग्राम में 1000 kg कैसे हो सकता है। तो धीरे धीरे चीज़ों को जब हम पढ़ते जाते हैं, हमारा दिमाग ग्रो करता है, तो हम आराम से समझते भी हैं। तो बेटा जैसे 1 डजन एक सर्टेन काउंटिंग को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल वैसे ही 1 मोल भी एक फिक्स्ड काउंटिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो पहला क्लिक होना चाहिए डजन की तरह है, दूसरा क्लिक होना चाहिए अमाउंट को बताता है। तो दो इंफॉर्मेशंस बताता है एक साथ मोल, काउंटिंग एंड अमाउंट। तो बताइए क्या नोट करने वाले हैं बच्चों? इट इज ए केमिकल काउंटिंग यूनिट। इट इज ए केमिकल counting unit, just like dozen। जस्ट लाइक डजन। अब यहीं से आपको आइडिया हो जाएगा, डजन से रिलेट करके चलेंगे। क्यों? क्योंकि डजन को तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो बेटा 1 डजन इक्वल्स टू 12 होता है, ये पहले से आप जानते हो। 12 आइटम्स, 12 थिंग्स, 12 स्पीसीज में बोल दूँ यहाँ पे। स्पीसीज मतलब किसी के लिए भी यूज कर सकता हूँ मैं, 1 डजन पेन, 1 डजन बुक, 1 डजन स्टूडेंट। सिमिलरली 1 मोल भी एक सर्टेन काउंटिंग को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अब हम जानते हैं भाई वो काउंटिंग 12 तो नहीं होने वाली है, वो है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 स्पीसीज। स्पीसीज बोले तो कुछ भी जिसके लिए आप यूज कर रहे हो। अब देखो बोलने में इसमें दिक्कत आ रही है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इतनी सारी चीज़ें। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में सिंबलाइज कर लेते हैं। ए फॉर एवोगैड्रो, एन फॉर नंबर, NA स्पीसीज। इट इज़ नथिंग बट जस्ट सिंबल। तो ये 1 मोल का जो मीनिंग है सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में उसी तरह से फीड हो जाना चाहिए जिस तरीके से आपको याद होता है कि 1 डजन इक्वल्स टू 12 होता है। कोई सपनों में भी आके आपसे पूछ ले 1 डजन कितना होता है, तो आप तुरंत बोल देते हो 12। सिमिलरली आज के बाद आपको याद हो जाना चाहिए कि 1 मोल कितना होता है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। हाँ, अब आप एक बार देखो ये कितना बड़ा वैल्यू है, 1 लाख, 2 लाख, 10 करोड़। आप इस तरह से बोलोगे तो आपका बोलना वही खत्म हो जाएगा।
कितने ज़ीरो है, 23। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा वैल्यू है। तो बहुत बड़ी काउंटिंग को शॉर्ट में रिप्रेजेंट करने का जुगाड़ होता है मोल। आप इतना न बोल के आप सिंपल बोल दो 1 मोल, 2 मोल, 10 मोल, तो ये थोड़ा सा इजी करने का एक तरीका होता है। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, आपसे कोई पूछे आपका वेट कितना है, तो आप बोल देते हो 60। हम अपने आप समझ जाते हैं कि 60 ग्राम तो नहीं होगा, 60 लीटर तो नहीं होगा। मान लो आपने थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से बोल दिया 60 kg। क्यों भाई, क्या आप ये नहीं बोल सकते थे 60,000 ग्राम? ये भी तो आपका वेट है, लेकिन आप किसको प्रेफर करते हो, केजी को। क्यों? और जब ग्राम में वेट हो सकता है तो किलोग्राम की क्या ज़रूरत है? सारी दुनिया का वेट, किसी भी चीज़ का वेट हम ग्राम में कर सकते हैं, लेकिन जब ग्राम में ये मैथमेटिकली ज़्यादा ऊपर चला जाता है तो उसको शॉर्ट में लिखने का तरीका हमने क्या किया, केजी। अब चीज़ों का केजी में भी ऊपर चला जाता है वेट, जैसे किसी ट्रक का वेट है तो वो भी थाउजेंड्स ऑफ केजी आ जाए तो फिर हम दूसरे टर्म्स यूज़ कर लेते हैं, टन, क्विंटल। इस तरह से हम डिफरेंट यूनिट्स यूज़ करते हैं चीज़ों को सिंप्लीफाइड करने के लिए। तो बेटा वही लॉजिक है कि जब इतनी ज़्यादा काउंटिंग हो जाती है तो हम उसको शॉर्ट में 1 मोल, 2 मोल, 10 मोल बोल देते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि वाई वी यूज़ डिफरेंट यूनिट्स। तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम बहुत सारी यूनिट्स यूज़ करते हैं, जबकि एक सिंगल यूनिट से भी मेजरमेंट हो सकता है, लेकिन वो ये कि हमें उसे थोड़ा सा ईजी बनाना है और अच्छे से चीज़ों को समझना है। तो मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, 1 मोल इज नथिंग बट 6.022 इंटू 10⁻23 स्पीसीज, और सिंपली बोलते हैं Na स्पीसीज, Na एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। चलो, तो ये हो गया मोल से रिलेटेड मामला। अब एग्जांपल देखो इसका, मान लो कहीं लिखा हुआ है 1 मोल बुक्स, तो बिल्कुल वैसे जैसे 1 डजन बुक्स। तो 1 मोल बुक्स बोले हाउ मेनी बुक्स, एनी बुक्स, या फिर ऐसे बोल दो 6.022 इंटू 10⁻23 बुक्स। कोई ऐसे भी बोल सकता है एनी बुक्स। पूरा प्रोग्राम एक ही है, ये बोल दो, ये बोल दो, चाहे ये बोल दो। 1 मोल एटम्स, देखो मोल किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं अपन, जस्ट लाइक डजन। तो इतने एटम्स, एनी एटम्स, सिंपली। तो कहीं पे भी दिमाग में दिक्कत होती है तो आप उसको डजन की तरह रिलेट करके चलें, तो मुझे नहीं लगता फिर आपको कोई दिक्कत होने वाली है। ऐसे आ जाए 1 मोल मॉलिक्यूल, तो ये एटम मॉलिक्यूल, एटम मॉलिक्यूल बिल्कुल वैसे हैं जैसे बुक्स, एप्पल, बनाना, जैसे अलग अलग नेम होते हैं चीज़ों के, वैसे ही हैं ये। इनको भी आप सिंगल एंटिटी की तरह ट्रीट करें। इतने मॉलिक्यूल्स, एने मॉलिक्यूल्स, एने मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से हम बता सकते हैं 1 मोल आयन, बुक्स, पेन, किसी के लिए भी अपन यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है ये कितना बड़ा नंबर है, तो आप अंदाज लगा सकते हैं उसका, जो मैं बोल रहा हूँ उससे, कि अगर किसी के पास ओनली 1 मोल रुपए है, ओनली 1 मोल रुपए, तो कितने रुपए हो गए, इतने रुपए हो गए। और 1 सेकंड में वो 10 लाख रुपए खर्च करता है, उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, पैसे ख़त्म नहीं होंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू है, इससे हमें इसका आइडिया हो रहा है। चलो, तो फर्स्ट लेवल पे मोल का यह आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए। अब देखिए, एटम, मॉलिक्यूल और आयन छोटे होते हैं, तो काउंटिंग में ये बहुत ज़्यादा होंगे। तो मोल सुटेबल किसके लिए है, छोटी चीज़ों के लिए। जैसे ग्राम और किलोग्राम की बात करें तो हमारे वेट के लिए सुटेबल यूनिट कौन सी है, किलोग्राम, लेकिन हर किसी के लिए तो सुटेबल नहीं है ना। ऐसे ही एटम्स को हम डजन में काउंट, डजन में कितने काउंट होंगे, एटम तो बहुत अमाउंट में होते हैं, उनकी काउंटिंग बहुत ज़्यादा होती है, इवन उनको काउंट भी नहीं कर सकते पकड़ पकड़ के। इतनी काउंटिंग आप पकड़ पकड़ के काउंट नहीं कर सकते हो बेटा। अगर 1 मोल एप्पल रखी हुई है और आप उन्हें काउंट करने बैठ जाओ, लाइफ ख़त्म हो जाएगी, काउंटिंग ख़त्म नहीं होगी। मतलब हमारी लाइफ में 1 सेकंड में एक भी काउंट करें तो इतने सेकंड लग जाएंगे बेटा, और इतने सेकंड हमारी लाइफ में नहीं होते। किसी की एवरेज लाइफ लेके उसमें सेकंड कैलकुलेट कर लेना, तो आपको पता लग जाएगा 1 मोल कितनी बड़ी चीज़ है। हाँ, तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस के लिए आजकल
नए टर्म्स भी यूज करते हैं मोल की जगह, तो आप उनको डायरेक्ट मोल से ही कनेक्ट करके सोचोगे। तो इन मॉडर्न प्रैक्टिस नॉट in modern practice we use ग्राम एटम, जी एटम बोल दो चाहे ग्राम एटम बोल दो, ग्राम मॉलिक्यूल एंड ग्राम आयन। दोबारा देखिए, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल एंड ग्राम आयन इंस्टेड ऑफ मोल। मोल की जगह ये 3 वर्ड्स एक्स्ट्रा यूज करते हैं, तो आप इनको मोल ही समझोगे, और जैसे मोल समझते फिर सारी चीज़ आ जाएगी आपको कि उसमें क्या बता रहा है वो। एग्जाम्पल देखिए बेटा इसका। तो मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 2 ग्राम एटम, 2G एटम ऑफ नाइट्रोजन। इसका मतलब 2 ये वेट नहीं है, ग्राम एटम को कनेक्ट करके रीड करना है। दिस इज नॉट 2 ग्राम, दैट इज मास। मास नहीं है भैया, ये है 2 मोल एटम्स, 2 मोल एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। ये है, आप ये बोल सकते हो, ये नहीं है। तो कहीं पे भी ग्राम के साथ कनेक्शन आ जाए तो आप उसको मोल से रीड करोगे। ऐसे आ जाए 5 ग्राम आयन ऑफ Al+3, दिस इज नथिंग बट 5 मोल आयन, दैट्स ऑल। तो आई थिंक अब ये क्लियर हो गया होगा कि हम इसको, हाँ अगर ऐसे लिखा हुआ है, ग्राम अलग से लिखा हुआ है 5 ग्राम Al+3 आयन, तो बेटा ये अलग चीज है, ग्राम के साथ आयन कनेक्ट नहीं है। दिस इज वेट, 5 ग्राम मास ऑफ एल्यूमिनियम आयंस, तो दिस इज द मास ऑफ एल्यूमिनियम आयन। हाँ ये 5 ग्राम है, दैट इज मास ऑफ Al+3। ये है, ये 5 मोल नहीं है, ये 5 मोल है, ये 5 ग्राम मास नहीं है। तो आई थिंक डिफरेंस वेरी क्लियर होगा। ग्राम के साथ अगर एटम मॉलिक्यूल के साथ, सॉरी ग्राम के साथ एटम, ग्राम के साथ मॉलिक्यूल और आयन अगर चिपके हुए हैं तो हम उसे मोल मानेंगे, मोल की जगह यूज करते हैं ये। चलो बच्चों, तो मोल वाला पार्ट, तो मोल से थोड़ा सा जो सस्पेंस था वो गायब हुआ कि मोल क्या है, यूनिट है, 1 मोल 2 मोल 10 मोल, और ये डजन की तरह है फर्स्ट लेवल पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी सेकेंड टर्म। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है सेकेंड टर्म क्या है, सबको आइडिया है। सेकेंड टर्म है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। AMU, एटॉमिक मास यूनिट, और U, यूनिफाइड मास। चलो, तो बेटा ये भी यूनिट ही है, जैसे 5 kg 2 ग्राम, ऐसे ही 5 AMU 2 AMU। हाँ, इसका लिंक डायरेक्ट मास से है। जैसे मोल का तो 2 चीज़ों से था, मास से भी था और काउंटिंग से भी था। तो पहला काउंटिंग वाला हमने पढ़ा है। हाँ, ये मास के लिए, अब देखो ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, टन, क्विंटल, उसी लिस्ट को आगे पढ़ते जाओगे तो AMU भी आएगा। अब इतना बताने से आपको ये क्लियर हो गया होगा, क्या हमारा वेट AMU में हो सकता है? तो हम कहेंगे बिल्कुल हो सकता है। जैसे ग्राम में हो सकता है, किलोग्राम में हो सकता है। क्या हमारा वजन टन में हो सकता है? बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारा वजन AMU में बिल्कुल हो सकता है। लेकिन फिर इसमें तो एटम लिखा हुआ है। हाँ, ये एटम्स के लिए सूटेबल है। जैसे हमारे लिए किलोग्राम होता है, वैसे ही एटम्स का मात्रा बहुत कम होता है। तो आपको ग्राम किलोग्राम में से लिखना पड़ेगा 10⁻³ किलोग्राम। किसी एटम का मास लिखना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा
क्यों भाई इतना कम लिखने में ज़्यादा दिक्कत आ रही है, बोलने में भी दिक्कत आ रही है? बेटर है ऐसे बोलो 1 AMU, 2 AMU, 3 AMU। तो EMU इज मोस्ट सुटेबल फॉर एटम्स, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये ओनली एटम्स के लिए है, ये सब के लिए है, जैसे ग्राम और किलोग्राम होता है। तो पहले लेवल पे हम यही बोलेंगे, इट इज़ नथिंग बट यूनिट ऑफ मास जस्ट लाइक ग्राम एंड किलोग्राम। तो इट इज द यूनिट ऑफ मास जस्ट लाइक ग्राम और किलोग्राम। चलो, तो ये तो क्लियर हो गया कि ये यूनिट है। अब इसके साथ ये भी क्लियर होना चाहिए कि इनमें रिलेशन क्या है। विदाउट रिलेशन ये यूजलेस है हमारे लिए। जैसे ग्राम और किलोग्राम में आपस में रिलेशन नहीं पता है तो यूजलेस है। तो बेटा फिर ये 1 AMU बहुत छोटा मास है। बहुत छोटा मास कौन सा? एटम के अंदर क्या होते हैं? सब जानते हैं कि एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब किसी चीज़ को, किसी भी चीज़ को काटते 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 जाएं तो लास्ट में एटम आ जाता है, फिर उसको भी काटते जाएं तो क्या आ जाएंगे? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि पूरी दुनिया कैसे बनी हुई है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। जैसे ये है, मार्कर है, स्किन है, कुछ भी, एनीथिंग, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है। तो बेटा फिर हम एटम के अंदर जो चीज़ होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसी को क्या बोल रहे हैं अपन कि एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास को ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि वो 1 AMU है। तो थोड़ा सा एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करते हैं कि 1 AMU होता क्या है। तो देखो ये हमारे पास है कार्बन एटम। अब कार्बन में भी कई टाइप के एटम होते हैं, तो कार्बन 12 वाला एटम है, तो दिस इज C12 एटम। C12 एटम। कहीं को ये लग रहा होगा कि कार्बन 12 और 14 का क्या मतलब है। तो आपसे मैं बोलूँ कार्बन के एटम को पकड़ के लाओ, तो एक स्टूडेंट कार्बन का एटम पकड़ के लाया, उसका वेट हमने किया 12 आ रहा है। एक स्टूडेंट कार्बन ही पकड़ के ला रहा है, उसका वेट किया 14 आ रहा है। दोनों ही कार्बन है, वेट अलग अलग है। तो इसलिए फिर हमें बोलना पड़ेगा। अगर मैं ओनली कार्बन बोल दूंगा तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो 12 वाला था या 14 वाला था, इसलिए मुझे C12 बोलना पड़ेगा। चलो, तो ये C12 एटम ले लिया और इस C12 एटम के हमने कितने पीस किए? 12। एग्जैक्टली 12 पीस कर दो उसके, इस तरह से। वन, टू, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अभी 10 हुए, इसके 12 पीस करने हैं। तो थोड़ा सा और हम ले लेते हैं, ये 12 कर दिया हमने, इसको इक्वल पीस कर दिए हमने 12। हाँ, ये 12 पीस हो गए इसके। तो एक कार्बन एटम के इक्वल 12 टुकड़े करो, और फिर जो एक अकेले टुकड़े का वजन आएगा, इस अकेले टुकड़े का जो भी वजन आएगा XYZ, उसी सर्टेन अमाउंट वेट को हम क्या बोल देंगे? 1 AMU। कितने पार्ट के इसके? 12 पार्ट। तो वेट ऑफ 1 पार्ट, ये जो मैंने सिंगल पार्ट कनेक्ट कर लिया है, इसी को मैं क्या बोल देता हूँ? 1 AMU। दिस इज 1 AMU। तो व्हाट इज 1 AMU? 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। ये लीजिए, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 AMU। अब हम बात करें कि C12 के अंदर क्या था। तो C12 के अंदर अगर अपन बात करें, प्रोटॉन कितने हैं भैया? 6। न्यूट्रॉन कितने हैं? 6। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत ही कम होता है, तो ये तो नेग्लेक्ट हो गया, नेग्लिजिबल। अब यही तो है टोटल 12 स्पीसीज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो जो पार्टिकल न्यूक्लियस में होते हैं उनको बोलते हैं अपन न्यूक्लियॉन। तो हाउ मेनी न्यूक्लियॉन्स आर देयर? 12 न्यूक्लियॉन्स। 12 न्यूक्लियॉन्स। इन्हीं 12 न्यूक्लियॉन्स का मास ही तो है ये पूरा। अब बताओ, एक पार्ट का मास को मैंने बोल दिया 1 AMU, तो टोटल पूरे एटम का मास कितना हो जाएगा? 12 AMU। यही है 12 AMU। फिर से दोबारा बात करते हैं बेटा
किसी एक चीज़ के आपने 12 टुकड़े कर दिए इक्वल, और एक टुकड़े को आप खुद बोल रहे हो कि ये मेरा 1 AMU है, तो उस पूरे चीज़ का मास कितना हो जाएगा? 12 AMU। चलिए, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अब देखो इन दोनों का मास भी एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता। अगर एग्जैक्ट इक्वल होता तो फिर एक प्रोटॉन का मास एग्जैक्टली 1 AMU हो जाता। जब ऑलमोस्ट इक्वल होता है तो हम बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1 न्यूक्लियन का मास 1 AMU आ जाएगा। देखो 12 न्यूक्लियंस इक्वल्स टू 12 AMU, तो 1 का मास कितना हो जाएगा? 1 AMU। तो और थोड़ा सा आगे बढ़े अपन तो ऐसे बोल सकते हैं 1 AMU, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है, ये ऑलमोस्ट इक्वल है। 1 AMU इज नथिंग बट मास ऑफ 1 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, that is 1.67 into 10 to the power minus 24 ग्राम। और देखो 1 को आप एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करोगे तो यही आएगा, तो मैं इसको 1/Na ग्राम भी बोल सकता हूँ। दिस इज द रिलेशन बिटवीन AMU एंड ग्राम। अब आप खुद देख लो बेटा, 1.67 into 10 to the power minus 24, बहुत ही कम वेट है ये। इस बहुत कम वेट को हम क्या बोल रहे हैं? 1 AMU। तो ये भी हमारे दिमाग में परमानेंट फीड हो जाना चाहिए। यही 1U है, यूनिफाइड मास यही होता है, कोई अलग नहीं है। तो 1 AMU इज नथिंग बट 1.67 into 10 to the power minus 24 ग्राम 1/Na ग्राम। अब तुमसे कोई पूछे 1 ग्राम इक्वल्स टू क्या होगा, कितने AMU होंगे, तो बताओ 1 ग्राम में क्या करना पड़ेगा? इसको इधर ला के डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 डिवाइडेड बाई 1.67 इंटू 10 to the power minus 24, इसको डिवाइड करोगे तो वही आ जाएगा एवोगैड्रो नंबर, Na ग्राम। ये यहाँ अब काउंटिंग नहीं है, ये तो एक सर्टेन वैल्यू है बस, 6.022 इंटू 10 to the power 23। तो 1 ग्राम में इतना, लेकिन आप तो ये ध्यान रखो फिर ऑटोमेटिक इंटर कन्वर्जन अपन आराम से कर लेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर AMU। तो आई थिंक बच्चों 2 टर्म्स हमने क्लियर कर ली हैं, मोल क्या होता है, AMU क्या होता है। दोनों यूनिट्स होती है लेकिन मोल थोड़ा ज़्यादा इंफॉर्मेशन रखता है बाकियों के कंपैरिजन में, इसीलिए तो हेडिंग है मोल कॉन्सेप्ट। चलो नेक्स्ट टर्म की अपन बात कर लेते हैं। तीसरी टर्म जो हमारी है वो है, देखो आप अपने पास लिखा हुआ है एटॉमिक मास। अब देखो वर्ड से याद रखना है, इतने सारे टर्म्स जो हैं वो रटी नहीं जा सकती है, इनको वर्ड टू वर्ड कनेक्ट करके समझना है, वरना तो ऐसे डायरेक्ट आंख बंद करके याद कर लेते हैं अगर 1-2 ही चीज़ होती तो। लेकिन हमें पता है कि 1-2 चीज़ से काम नहीं चलता है। चलो तो बच्चों हमारे नेक्स्ट टर्म हो जाएगी एटॉमिक मास। एटॉमिक मास नाम से पता चल रहा है, एटॉमिक मास, मास ऑफ सिंगल एटम। एटॉमिक मास तो किसी भी एलिमेंट का कोई भी एटम आपकी आंखों के सामने आ गया, मतलब दिखेगा नहीं नो डाउट, लेकिन इमेजिन तो ऐसे करना पड़ेगा कि किसी भी एटम को पकड़ लाओ, उसका वेट करो, जो भी उसकी रीडिंग आ रही है वो उसका एटॉमिक मास हो जाएगा। तो इट इज द मास ऑफ सिंगल एटम, इट इज द मास ऑफ 1 एटम। अकेले एटम को मास को अपन बोल देते हैं एटॉमिक मास। अब तुम खुद सोचो कि एटम दिखता है क्या? नहीं दिखता है, फिर भी देख लेते हैं लोग, इवन उसका वेट भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि इतना होगा। जब कोई चीज़ दिख ही नहीं रही है, पकड़ के वेट कैसे करोगे? तो इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स होती है। ये नॉर्मल चीज़ों की तरह नहीं है, लाया उठा के रख दिया, जैसे मार्कर का वेट करना, रखा बैलेंस पे रीडिंग आ गई, ऐसा नहीं होता होगा। ठीक है, लेकिन करते होंगे लोग कैलकुलेट, हमें अभी उतना दिमाग नहीं लगाना है कि कैसे कैलकुलेट करते होंगे। पहले तो ये करना है लोगों ने जो किया है पहले उसको समझने की अपन कोशिश करते हैं। तो इट इज़ द मास ऑफ 1 एटम। अब एक अकेले एटम का मास है, क्या ये ग्राम में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या ये टन में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन मोस्ट सुटेबल यूनिट कौन सी होगी? AMU या फिर U, एक्सप्रेस्ड इन AMU। ये लीजिए। तो अब अकेले एटम के मास के अंदर क्या क्या आते होंगे? तुम जानते हो कि यहाँ न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दिस इज़ आवर एटम, जो सिंपल बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं वो ये है। इस एटम का मास, उसके अंदर जो चीज़ें हैं उसी का तो मास होता है। जैसे तुमसे कोई बोले
कि पंखे का मास ऑफ द फैन इज नथिंग बट सम ऑफ मास ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। मोटर हो गई, हैंडल हो गया, ब्लेड्स हो गई, इन सब के मास को सम कर देंगे तो फैन का मास आ जाएगा। सिमिलरली एटम के अंदर क्या है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, बस वही तो है, एटम कोई अलग चीज़ थोड़ी है। तो उन सब चीज़ों के मास का सम कर देंगे तो एटम का मास आ जाएगा एज यूजुअल। तो इसके अंदर होते हैं, तो इसका जो मास निकल के आएगा, मास ऑफ दिस एटम, जिसी को मैं बोलूँगा एटॉमिक मास, वो आएगा मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सम करेंगे तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो ऑटोमेटिक नेगलेक्ट हो जाएगा। जैसे बेटा ये प्लस 0.001 करें तो ये कितना आएगा, अब कई लोग लिख देंगे ये फिर 0.00, अरे इसको ऑलमोस्ट ये तो लिख दो आप, 10,000 लिख सकते हो आप आराम से। तो ये क्या हो गया फिर यहाँ पे नेगलेक्ट हो गया, बिल्कुल सेम चीज़ है। ये मास ही तो बहुत ही कम आएगा, तो इसको ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, तो कैन बी नेगलेक्टेड। तो व्हाट वी गेट, एटॉमिक मास इज नथिंग बट मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। दोनों को मिला के बोले तो मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन का जो भी मास है, मतलब न्यूक्लियस में, और ये भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि एटम का जो मास होता है वो सेंटर में ही होता है, जिसको अपन न्यूक्लियस बोलते हैं। अच्छा, इसको और बड़े तरीके से ऐसे बोल सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। बताओ बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। मान लो 20 न्यूक्लियॉन से, एक न्यूक्लियॉन का मास x है, तो टोटल कितना हो गया 20x। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन, और मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन को हमने क्या बोला था बेटा, 1 AMU। तो जितने न्यूक्लियॉन होंगे उतना ही AMU हो जाएगा। तो ये हो गया नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू AMU, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, और आगे लगा देंगे AMU, दैट्स ऑल। ये एटॉमिक मास हो गया। तो किसी भी एटम का मास लाना तो न्यूक्लियॉन के आगे AMU लगा के हम उसका मास ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन के लिए, तो एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन 14 AMU। अकेले नाइट्रोजन का वेट करें तो 14 AMU आ रहा है। अच्छा, ऑक्सीजन 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन 16 AMU। सिमिलरली अगर आप सोडियम की बात कर रहे हो तो कितना आ गया 23 AMU। तो बेटा इस तरह से हमें आइडिया हो जाएगा कि एक सिंगल एटम्स के मास कितने होंगे। और देखो ये अलग अलग आ रहे हैं तो आने ही चाहिए, एटम तो अलग अलग एलिमेंट्स के हैं तो उनका एक सर्टेन स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है। इवन तुम जानते हो कि सेम एलिमेंट के भी एटम्स का मास अलग अलग हो सकता है, जिनको आइसोटॉप्स बोलते हैं। अभी बोला था मैंने C12 और C14 क्या होता है। तो इस तरह से हम एटॉमिक मास को आराम से समझ सकते हैं कि एटॉमिक मास इज नथिंग बट मास ऑफ एटम, एंड मास ऑफ एटम इज नथिंग बट सम ऑफ मास ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। और कंपोनेंट में कौन आता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आते हैं, दैट्स ऑल। तो आई थिंक एटॉमिक मास वेरी क्लियर हो गया होगा सबके दिमाग में। क्या ये ग्राम में नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, कर दो ना ग्राम में कन्वर्ट। AMU की जगह कितना ग्राम लिख सकते हैं अपन, 1 AMU कितना ग्राम होता है, 1/N ग्राम, या फिर 14 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये ग्राम में भी आ गया मास। क्या 1 किलोग्राम में नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। इसको 1000 से और डिवाइड कर दो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 14, 1/N ग्राम होता था तो 14/N ग्राम। ये एक ही बात है, ये बोल दो चाहिए, ये बोल दो चाहिए, बोल दो, ऐसा हम किसी भी एलिमेंट के एटम के लिए लिख सकते हैं। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट फॉर एटॉमिक मास। ओके, गुड बाय।